Welcome student, this is Fawad Hussain and today our topic is genetic map of chromosome or recombinant frequency. First, introduction of genetic map. तो genetic map किसके लिए यूज़ होता है? To find the relation between genes present on same chromosome present on one chromosome. ये रिप्रेजेंट करता है एक फिजिकल रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है कि क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा जीन कहाँ पर प्रेजेंट है. लेट्स सपोज ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में एक जीन है हमारे पास A, B एंड C जीन है. तो फिजिकल मैप हमको ये बताता है कि एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ जीन A किधर है. लेट्स सपोज जीन A यहाँ पर है, जीन C यहाँ पर है एंड जीन B यहाँ पर है. तो A, B एंड C इस तरीके से वो प्रेजेंट है जीन्स. तो जीन्स का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो हमको पता चलता है जेनेटिक मैप से. दूसरा कि रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी में जो स्टूडेंट ऑफ टी एच मॉर्गन था उसने एक स्टेटमेंट दिया था. उसने जो मॉर्गन का डेटा था उसको कलेक्ट करके उसका डेटा पर आगे क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया. ठीक, और एक फार्मूला बता दिया. उसका स्टेटमेंट ये कि फर्दर अपार्ट द जीन फ्रॉम ईच अदर द हायर द प्रोबेबिलिटी दैट क्रॉसिंग ओवर विल अकर बिटवीन देम. मीन दैट उसके कहने का ये मतलब था कि जीन्स एक दूसरे से जितना दूर हो, लेट्स सपोज यहाँ पर एक जीन A है, यहाँ पर जीन B है एंड यहाँ पर जीन C है. तो इसका कहने का मतलब ये था कि जीन्स एक दूसरे से जितने दूर हो उतना ज़्यादा उसके चांसेस होंगे रिकम्बिनेशन का. जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, अगर हम चांस देखें रिकम्बिनेशन का या क्रॉसिंग ओवर का, A B का और A एंड C का, तो किसका इस स्टेटमेंट के हिसाब से चांसेस ज़्यादा होंगे. ठीक, प्रोबेबिलिटी दैट द क्रॉसिंग ओवर विल अकर बिटवीन देम. तो A एंड C का प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है. क्यों ज़्यादा है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के फर्दर अपार्ट द जीन फ्रॉम ईच अदर द हायर द प्रोबेबिलिटी दैट क्रॉसिंग ओवर विल अकर बिटवीन देम. तो A C के दरमियान जो क्रॉसिंग ओवर है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू A B. तो A B में क्या है, उसमें लेस है, और AC जितने दूर है ज़्यादा तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या है, ज़्यादा है. तो फिर कहते हैं सो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन. तो AC का जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन है वो क्या है, हाई है एज कंपेयर टू A एंड B. यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला बनता है कि रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे. तो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में लेते हैं. ठीक, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी परसेंटेज इक्वल टू सम ऑफ रिकम्बिनेंट कि न्यू टाइप कितने बने, रिकम्बिनेंट टाइप्स कितने बने, न्यू टाइप्स एक क्रॉस में, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन पेरेंटल प्लस रिकम्बिनेंट जितने भी है. ठीक, उसको मल्टीप्लाई करोगे एंड किस चीज़ के साथ, 100 के साथ. लेट्स सपोज हमारे पास न्यू जो है, न्यू रिकम्बिनेंट क्या है, न्यू रिकम्बिनेंट हमारे पास है 30 है. ठीक, और टोटल हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास है लेट्स सपोज 100 है या 200 है. ठीक, अगर हमने रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है किस चीज़ का, रिकम्बिनेंट का. रिकम्बिनेंट कौन सा है, रिकम्बिनेंट A है, रिकम्बिनेंट B C जो भी है, मल्टीप्लाई बाय 100 करो. 100 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी 30 आ गया. तो हम क्या कहते हैं, 30% कहते हैं. अगर इसकी जगह 100 की जगह मैं 200 कर दूं, ठीक, अगर यहाँ पर मैं क्या करूँ 200 कर दूं टोटल, मतलब कि पेरेंटल एंड रिकम्बिनेंट जो न्यू बने हैं और पुराने वो कितने हैं, 200 है. तो फिर क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा 15. हमारे पास रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा. रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेसिफिक टर्म जो आपसे मांगा हो. ठीक, कि मतलब जो टी.एच. मॉर्गन ने काम किया था उसमें अगर आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में कि विंग्स और बॉडी कलर की हम बात कर रहे थे, तो कुछ पेरेंटल बने थे और कुछ क्या थे, कुछ रिकम्बिनेंट बने थे, न्यू बने थे. तो रिकम्बिनेंट में लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि ब्लैक बॉडी कलर है, ठीक, और जो साइज ऑफ द विंग्स है वो क्या है, वो नॉर्मल है. ठीक, तो रिकम्बिनेंट टाइप, तो उस रिकम्बिनेंट टाइप को जितना भी फिगर था वहाँ पर, ठीक, 200 है, 260 है, जो भी है, डिवाइडेड बाय द टोटल सम मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपके पास रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी उस रिकम्बिनेंट
टाइप का आ जाएगा। थर्ड नंबर पर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि टीएच मॉर्गन का जो डेटा था, उसके जो स्टूडेंट था उसने वो डेटा लिया, ठीक। वीजी रिप्रेजेंट करते हैं वेस्टिजियल विंग को, बी रिप्रेजेंट करते हैं बॉडी कलर को, सी एन कैनेबर आई कलर को रिप्रेजेंट करता है। अब उसका जो रेशो था, उसका जो डेटा था टीएच मॉर्गन का, उसके स्टूडेंट ने उस डेटा को क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया कि सी एन और बी के दरमियान इस प्रोसेस से, इस फार्मूला से जो फ्रीक्वेंसी आया सी एन बी एक रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 9 आया। कैलकुलेशन उसने किया, जो पैरामीटर थे उस हिसाब से किया। यहाँ पर सिर्फ ये गिवन है कि रेशो इस तरह आया, सी एन एंड वी जी का जो रेशो हमारे पास इस फार्मूले पर के बाद आया उसके पास वो 9.5 था। बी और वी जी का जो रेशो था वो क्या था, वो 17% जो था वो आया इस फार्मूले को फॉलो करते हुए, ठीक। उसके टोटल डेटा जितना भी था वो गिवन नहीं है, उसका सिर्फ ये रेशो दिया हुआ है। तो अगर इस हिसाब से जेनेटिक मैप को बनाया जाए तो किस तरह बनेगा कि देखो सी एन सबसे ग्रेटर, सबसे पहले देखे 17% है, और वो किसके दरमियान है, बी और वी जी के दरमियान है। तो बी एंड वी जी लिखते हैं सबसे पहले, उसके दरमियान जो लार्जेस्ट डेटा है वो क्या है, 17% है। फिर इसके बाद आ जाता है सी एन और बी के दरमियान, तो सी एन बी एंड सी एन वी जी के 9.5 एंड 9 है। तो मतलब क्या है कि हमारे पास सी एन आएगा, मिड में आएगा, तो सी एन और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है वो 9% है, और सी एन और वी जी का के दरमियान जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो 9.5 है। तो ये 9.5 हमारे पास आ गया। लेकिन अगर हम 9 और 9.5 को जमा करें, ऐड करें, तो हमारे पास आ जाते हैं 18.5 आ जाता है, ठीक। जो स्लाइटली मोर है द सम ऑफ बी एन एंड सी एन एंड वी जी का, ठीक, उससे थोड़ा सा ज्यादा बनता है, क्योंकि हमारे पास B से लेकर VG तक टोटल बनता है 17 बनता है। लेकिन अगर हम 9 और 9.5 को ऐड करें, जो B और VG के दरमियान डिस्टेंस है वो बनता है 18.5 बनता है। तो कहते हैं कि ये थोड़ा सा जो डिफरेंस आता है तो वो किसकी वजह से आता है, वो आता है बार बार क्रॉसिंग ओवर की वजह से थोड़ा सा वो डिफरेंस आ जाता है, ठीक। लेकिन एक्चुअल हम कहते हैं कि हम डिस्टेंस इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। यहां पर यूनिट इसको हम लेते हैं सेंटीमॉर्गन लेते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 सीएम ये स्मॉल लिखोगे, एम कैपिटल, सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है, सेंटीमॉर्गन है। 1 सेंटीमॉर्गन बराबर है 1% रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का बराबर है, ठीक। अब इस पूरे प्रोसेस का मतलब क्या है, इस पूरे प्रोसेस का मतलब ये है कि टीएच मॉर्गन ने तो काम किया, उसने ये फाइंड किया कि ये जीन्स है, सी एन, ठीक, ये आई कलर के लिए है, बी जो है ये क्या है, बॉडी कलर के लिए है, वी जी जो है ये वेस्टिजियल विंग के लिए है। उसने ये भी बोला कि क्या है टीएच मॉर्गन ने, कि प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये इस जीन्स का एक्चुअल सीक्वेंस किस तरह है एक क्रोमोसोम के ऊपर। पहले आया बी आएगा, पहले सीएन आएगा, या पहले वीजी आएगा, किस सीक्वेंस में आएगा। तो वो सीक्वेंस फाइंड किया उसके स्टूडेंट ने फाइंड किया, और उसको नाम दिया जेनेटिक मैप ऑफ क्रोमोसोम का नाम दिया कि बी सी एन एंड वीजी ये एक क्रोमोसोम के ऊपर है जो मॉर्गन ने बताया था। लेकिन सीक्वेंस क्या होगा, बी इधर होगा, सी एन इधर होगा, एंड वीजी इस सीक्वेंस में ये क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगा। तो ये पूरा क्या है, रिजल्ट है इस टॉपिक का। अब आते हैं एमसीक्यूज की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अक्सर पेपर में आते हैं। सबसे पहले जो शॉर्ट और सिंपल एमसीक्यू है वो क्या है कि रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन 2 जीन्स इज व्हाट, इज 30%। अगर रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 30% है तो डिस्टेंस बिटवीन देम एंड यूनिट डैश 15 होगा, 30 होगा, 40 होगा, या 25 होगा। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि सीएम कितना है, 1% है। परसेंटेज को लो, उसको कन्वर्ट करो सीएम में, मतलब कि अगर 1 CM इक्वल टू 1% का बराबर है, ठीक, तो 30% कितने का बराबर हो जाएगा। तो सिंपल बात है, अगर 1 CM 1% का बराबर है तो 30% कितने ये बराबर होगा, 30 CM का बराबर हो जाएगा, ठीक, 30 CM का। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, बी,
ठीक, 30, इसका जो डिस्टेंस होगा बिटवीन वो 30 होगा। सेकेंड नंबर एमसीक्यू में देखें कि देयर आर 80% पेरेंटल एंड 20% रिकम्बिनेंट इन अक्रॉस। एक क्रॉस में 80% जो है वो पेरेंटल बने और 20% कितने बने, ये रिकम्बिनेंट बने। इट्स रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज डैश, इसका रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो ये एमसीक्यू बेस करता है इस फार्मूले के ऊपर बेस करेगा। ठीक, इस फार्मूले के ऊपर किस तरह बेस करेगा? देखिए हमारे पास जो पेरेंटल है वो कितने बने, पेरेंटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी में लिख देता हूं कि रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी परसेंटेज वो क्या होगा, सम ऑफ रिकम्बिनेंट होगा। तो सम ऑफ रिकम्बिनेंट क्या है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाई सम ऑफ रिकम्बिनेंट ये हुआ, डिवाइडेड बाई मैं क्या करूंगा, सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन करूंगा। इसको देखो फार्मूले को, मतलब कि पेरेंटल प्लस रिकम्बिनेंट करूंगा। तो यहां पर पेरेंटल क्या है 80 है, प्लस रिकम्बिनेंट क्या है 20 है। ठीक, पेरेंटल 80, रिकम्बिनेंट 20 और ऊपर सिर्फ और सिर्फ रिकम्बिनेंट लिखूंगा, मल्टीप्लाई क्या करूंगा 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा कि 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया 20% आ गया। ठीक, 20%। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है 20%। ठीक, इस फार्मूले को फॉलो करते हुए ये एमसीक्यू सॉल्व हुआ। अब एमसीक्यू नंबर 3 को देखें। एमसीक्यू नंबर 3 में क्या है, इफ जीन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन्स, कि अगर जीन्स के दरमियान जीन फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक, ए एंड सी के दरमियान 2% है, बी एंड सी के दरमियान 13 है, बी एंड डी के दरमियान 4 है, ए एंड बी के दरमियान 15 है, सी एंड डी के दरमियान 17 है, ए एंड डी के दरमियान क्या है 19 है। तो फिर द सीक्वेंस ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम क्या होगा? ये असल मकसद है इस टॉपिक का, ये एमसीक्यू, कि अगर आपके पास डेटा है, आपके पास जीन्स है, आपको पता है कि ये सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसका सीक्वेंस क्या होगा, आया ये ए डी बी सी सीक्वेंस में होगा या डी बी ए सी सीक्वेंस में होगा, किस सीक्वेंस में होगा? तो इसको फाइंड करना इजी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, हाईएस्ट रेशो इसमें देखना है। क्वेश्चन में हाईएस्ट रेशो हमारे पास क्या है, वो है 19 है, और 19 किसके दरमियान है, ए एंड डी के दरमियान है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं ए लिखूंगा और यहां पर मैं डी लिखूंगा, और हमारे पास जो रेशो यहां पर आया यहां से लेकर यहां तक वो कितना है, वो 19% है हाईएस्ट। ठीक, फिर उसके बाद यहां पर ए एंड डी तो हाईएस्ट आ गया, अब ए से स्टार्ट करें, ए एंड सी कितना है 2% है, मतलब कि सी यहां पर कोई करीब है, जिसका डिस्टेंस कितना है, जिसका डिस्टेंस है 2% है। फिर ए ये हो गया ए एंड सी, फिर ए को स्टार्ट करें, ए एंड बी का कितना है, ए एंड बी का है 15 है, ए एंड बी का कितना है 15 है। तो मतलब ए एंड बी का लेट्स सपोज बी कहीं यहीं पर होगा, क्योंकि बी का कितना है, ये होगा 15 होगा, और हमारे पास टोटल कितने हैं, ए बी ए सी बी डी 4 चीजें हैं। बाकी को एमसीक्यू के अगर टाइम बचाने के लिए बाकी को लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास आंसर आ गया। आंसर क्या है, ए सी बी एंड डी, इसमें देखे है कोई ए सी बी एंड डी, ये इसका ऑप्शन हो गया, बाकी को चेक ही ना करें। ठीक, इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास ये गिवन है, डेटा सारा का सारा गिवन है, पूरे डेटा में आपको ये पूछ रहे हैं कि सीक्वेंस क्या है जीन्स का, तो सबसे पहले हाईएस्ट को देखें। हाईएस्ट क्या है, ए एंड डी के दरमियान है, तो मैं फिर से वो कर रहा हूं, ए यहां पर लिख दो एंड डी यहां पर लिख दो, और डिस्टेंस कितना है, वो 19 है। फिर स्टार्ट में जो भी आया, वो बी है, वो ए है, वो जो वहां से स्टार्ट कर ले। तो डिस्टेंस सबसे पहले क्या है, ए एंड सी का है, ये लिख दे। दूसरा ए से स्टार्ट कर ले, ए एंड बी का डिस्टेंस है, उसके बाद आप बी एंड सी का भी लिख सकते हो, बी एंड डी का भी लिख सकते हो, सी एंड डी का भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं कि ए एंड सी का कम है, तो मैं सी लेट सपोज यहां लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये 2% है। फिर ए एंड बी का
कितना है, A एंड B का 15 है, तो मतलब कि C से थोड़ा सा दूर होगा B लेट सपोज यहां पर होगा, तो A और B के दरमियान कितना है, वो 15 है। अब अगर मैं ये कह दूं तो मेरे पास सीक्वेंस आ गया A C B D। B एंड C का क्या होगा, B एंड C के दरमियान क्या है, B एंड C का पेयर आ जाएगा 13% आ जाएगा। B एंड D का कितना आ जाएगा, B एंड D का आ जाएगा लेट सपोज 4 आ गया, ठीक। C एंड D का कितना आ जाएगा, C एंड D का कितना आया हमारे पास 17 आ गया, ठीक। तो बाकी भी आप लिख सकते हो, लेकिन टाइम के शॉर्ट होने के साथ जो मैंने आपको ट्रिक बताया, सिंपल वही ट्रिक करो, आपके पास फौरन आ जाएगा लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम। ओके, एमसीक्यू नंबर 4 में क्या है, इन अ लीनियर क्रोमोसोम map distance between what, between 4 locus या loci is follow। ये डेटा आपके पास गिवन है कि A B के दरमियान कितना है, 10 है, A एंड D के दरमियान 3 है, B एंड C के दरमियान 4 है, A एंड C के दरमियान क्या है, 6 है। द क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बिटवीन C एंड D क्या है, ठीक। C एंड D के दरमियान फ्रीक्वेंसी क्या है, वो फाइंड करना है। 4 होगा या 12 से 3 to 6 होगा, 9 होगा, 3 होगा, कितना होगा, तो इसको आपने सिंपल एक तरीके से फाइंड करना है। सबसे पहले उसी तरीके से मैं देखता हूं कि हाईएस्ट क्या है, कि लेट्स सपोज मेरे पास एक आया A और B आया, जिसका कितना डिस्टेंस है, जिसका डिस्टेंस है यहां पर है 10 है टोटल, ठीक। फिर इसके बाद A को मैं देखता हूं कि A एंड D के दरमियान कितना डिस्टेंस है, A यहां पर है, A B तो हो गया हाईएस्ट। अब मैंने बोला कि A से स्टार्ट करोगे, तो दूसरा ये है A एंड D है, तो D कहीं यहां पर हो लेट सपोज, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 3% है, ठीक। फिर यहां पर A एंड C है, A से लोगे तो C यहां पर होगा, फिर क्यों यहां पर होगा, क्योंकि A एंड C के दरमियान डिस्टेंस कितना है, वो है 6% है। रह गया लास्ट वन कि B एंड C के दरमियान, ठीक, B एंड C के दरमियान डिस्टेंस कितना है, B एंड C के दरमियान डिस्टेंस है 4 है। अब हमने फाइंड कौन सा करना है, फाइंड हमने करना है C एंड D के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। ये बिल्कुल सिंपल हो गया। अगर A एंड B का गिवन है वो 10 है, ठीक, टोटल यहां से लेकर यहां तक 10 है। दूसरा भी गिवन है कि A से लेकर C तक कितना है, वो 6 है, एंड C से B तक कितना है, 4 है, तो 6 + 4 क्या बनता है, वही 10 बनेगा। अब A से D तक कितना है, 3 है, तो मैं इस 6 को देखो, 6 को डिवाइड करो 3, तो कितना रह जाएगा, ये भी 3 रह जाएगा, क्योंकि 3 + 3 = 6। कि अगर A से C तक 6% है तो A से D तक 3 होगा, एंड D से C B क्या होगा, 3 होगा, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, 3 आ जाएगा। सिंपल है। ओके स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया जेनेटिक मैप, डिस्कस किया क्रोमोसोम, और इस टॉपिक का जो बेसिक मकसद है, बेसिक मतलब मैंने समझाया कि बेसिक मतलब क्या है इस टॉपिक का, वो ये है कि हमको पता चले कि एक क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा जीन कौन से सीक्वेंस के साथ प्रेजेंट है, कितने डिस्टेंस पर प्रेजेंट है और किस सीक्वेंस से प्रेजेंट है। क्योंकि इससे पहले टी.एच. मॉर्गन ने बहुत काम किया, ठीक, उसने वेंग्स पर भी काम किया, कलर पर भी काम किया, डिफरेंट जीन्स को भी इंट्रोड्यूस किया, डिस्कवर किया कि ये जीन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि कौन सा जीन क्रोमोसोम के ऊपर कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है, सीक्वेंस क्या है, ठीक। तो वो सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए उसके स्टूडेंट ने ये फार्मूला जो था ये इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक। सिंपल सा फार्मूला है कि इस फार्मूले को फॉलो करते हुए हमको पता लग सकता है कि जीन्स का क्या है, सीक्वेंस क्या है, और जीन क्रोमोसोम के ऊपर पोजीशन क्या है, मतलब कि जो लिंकेज ऑफ जीन है उसका एक्चुअल क्या है, हमको डिस्टेंस का पता चल जाए। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।